जी चलिए अब चलते हैं हम कैप 4 लेक्चर 97 पार्ट सी। ठीक है, तीसरा और आखिरी हिस्सा जिसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है आर्बिट्रेशन। ठीक है, ये इतना लेंथी कंसेप्ट नहीं है और इजी है, कोई टेक्निकल बात भी नहीं है इसमें। आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट है क्या? आर्बिट्रेशन एक्ट का मतलब है ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? देखिए, डिस्प्यूट का मतलब है दो लोगों में इख्तलाफ। वो इख्तलाफ कुछ भी हो सकता है, वो बाज़ औक़ात फैमिली मैटर्स में भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम जो इख्तलाफ पढ़ेंगे वो का बिजनेस में। जैसे फर्ज कीजिए हम एक मार्केट में गए, वहां पे सेलर ने कोई चीज सेल की, बायर ने वो चीज बाय की। सेलर ने ये कहा था कि ये चीज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स है, बायर ने कहा ठीक है, पैसे दिए, चीज घर ले आया, पता चला उसमें डिफेक्ट है। अब बायर जाके दुकानदार को कह रहा है ये डिफेक्ट है, आप इसको रिप्लेस कीजिए। सेलर ये कह रहा है नहीं, ये डिफेक्ट मैंने तो आपको ठीक दी थी। ये मोबाइल फॉर एग्जांपल, मोबाइल अगर मैंने आपको मोबाइल ठीक दिया था, ये आप डिफेक्ट आपकी अपने फॉल्ट की वजह से हुआ है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। डिस्प्यूट राइज हो गया। अब डिस्प्यूट राइज होने का एक तो ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो क्या है? कोर्ट सिस्टम, कि एक पार्टी दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जाके लीगल केस फाइल करे। लेकिन याद रखिए, ये जो कोर्ट सिस्टम होता है इसमें इंसाफ मिल तो जाता है लेकिन बहुत ही लेट, स्लो, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन है, बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग में चल रहे हैं, और फिर जब तक फैसला होता है वक्त भी बहुत ज्यादा गुजर चुका होता है और पैसे भी बहुत ज्यादा दोनों पार्टी के लग चुके होते हैं। और बिजनेसमैन की एक आदत होती है, देखिए फैमिली मैटर्स होते हैं, कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं, कोई कत्ल वगैरह के खुदा न खास्ता, इसमें तो चले जो पार्टी इफेक्टेड होती है ना, वो कहती है साल जितना मर्जी टाइम लगे, जितने मर्जी पैसे लगे, उस बंदे को सजा दिलवानी है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके लिए पैसा अहम होता है, उसके लिए पैसा इतना अहम जितना उसका वक्त है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज करे, बजाय ये कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के। तो फिर उनकी आसानी के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि लगभग पंचायत सिस्टम से मिलता जुलता है, उसे बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएं कोर्ट सिस्टम के जरिए से नहीं, किसी दूसरे आउट ऑफ द कोर्ट इश्यूज को रिजॉल्व करवाएं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बहुत सी एग्जांपल है, पंचायत सिस्टम में एक इसकी एग्जांपल है। हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल लेवल पे सालसी के लिए मसालती काउंसिल होती है कि मोहल्ले में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई फैमिली इश्यूज हैं, हाँ बिल्कुल, वो भी एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एग्जांपल है। और याद रखिए, खबरों में बाज़ औक़ात अजीबोगरीब सी चीजें बता रहे होते हैं कि जरगे में उल्टे सीधे फैसले हो गए, ये वो। अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शनल केस में हो भी सकता है। ये सिस्टम अच्छा है। इवन कोर्ट जो है ना, हमारे मुल्क का कोर्ट सिस्टम, वो खुद इसको जरगा सिस्टम को या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। क्यों भला? कोर्ट को, जज को क्या फायदा होता है इसका? उनका बर्डन कम होता है। लेकिन वकील हज़रात इसको पसंद नहीं करते, उनके गाह कम होते हैं इससे। अगर सारे लोग सुलह सफाई से रहना शुरू कर देंगे, वो प्रोफेशन तो खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल ये है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें वक्त भी बचता है और खर्चा भी कम होता है। तो ये जो हम स्टडी करने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही की एक एग्जांपल है। ये एक मेथड है अल्टरनेट वे में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अल्टरनेट समझ रहे हैं? अल्टरनेट टू कोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम के इश्यूज को रिजॉल्व कराया जाए आउटसाइड कोर्ट। इससे पैसे भी बचते हैं और ये खास तौर पे सूटेबल है कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए। किसके लिए? कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए। अमूमी तौर पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो मार्केट्स, बड़ी मार्केट्स होती है ना, उनमें इश्यूज को रिजॉल्व, दुकानदारों को आपस के जो डिस्प्यूट होते हैं, वो जो कस्टमर के साथ डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके लिए अलग से एक ऐसा आर्बिट्रेशन बनाया जाता है, आर्बिट्रेटर इंगेज किया जाता है, या समझ लीजिए कि एक सिस्टम ऐसा बनाया जाता है, जिरगा कह ले, कि चंद एक लोग जो हैं वो एक टीम बना ली जाती है कि अगर किसी का डिस्प्यूट होगा वो इस टीम में आके अपनी कंप्लेन फाइल करे, वो टीम उसको रिजॉल्व करवाएगी। ये है आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया आर्बिट्रेशन का क्या है? आपके ख्याल में आर्बिट्रेशन गुड थिंग है या बैड थिंग है? गुड थिंग है बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, अब कह रहा है पहले कुछ डेफिनेशन समझ लें, फिर मैं आपको एग्रीमेंट के असूल बताऊंगा कि जो आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट्स होती हैं उनके असूल क्या है। डेफिनेशन समझे पहले। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है?
ये रिटर्न एग्रीमेंट है। ये क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट है आर्बिट्रेशन का, जिसमें दो पार्टीज एग्री करती हैं क्या, कि वो अपना प्रेजेंट डिस्प्यूट या फ्यूचर डिस्प्यूट कोर्ट के जरिए से नहीं बल्कि आर्बिट्रेशन के जरिए से सॉल्व करेंगी। आपको याद होगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में इसकी एग्जांपल आई थी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। इसमें जो समझने वाली चीज है वो ये कि आप थ्रू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अपने करंट डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करवा सकते हैं और फ्यूचर डिस्प्यूट को भी। यानी अभी डिस्प्यूट राइज नहीं हुआ, पहले से एग्री कर लिया जाए क्या, फ्यूचर डिस्प्यूट की एग्जांपल दे रहा हूं, फ्यूचर डिस्प्यूट की, क्या अभी डिस्प्यूट राइज नहीं हुआ, पहले से एग्री कर लिया क्या, अगर हमारा झगड़ा हुआ ना तो कोर्ट के पास बाद में जाएंगे, पहले आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, फैसला आर्बिट्रेशन के जरिए से करवाएंगे। यह है फ्यूचर डिस्प्यूट। और करंट डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि पहले कुछ भी एग्री नहीं हुआ था, केस चला, साल भुगती तारीख है, 2 साल भुगती तारीख है, तीसरे साल आके थोड़ी अकल आई कि भैया ये फैसला ऐसे नहीं होने वाला, दोनों पार्टीज ने मिलकर फैसला किया, ऐसा करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट बैठते हैं, दरमियान में किसी तीसरे बंदे को, सियाने बंदे को बिठा देते हैं जो ना आपका बात करे ना हमारा, इंडिपेंडेंट हो, उसको सारे वो जो फैसला करेगा हम मंजूर होगा। यह है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। फिर वहां पे जो फैसला हुआ उसको रिटर्न फॉर्म में लेके कोर्ट में सबमिट करवा दिया और रिक्वेस्ट की सर केस क्लोज कर दे। बताइए जज क्या कहेगा? क्या ये कहेगा कि नहीं नहीं अब तो मैं फैसला करूंगा, मेरे पास केस आ गया? जज कहेगा ठीक है, आप लोगों ने आपस में एग्री कर लिया है, फैसला कर लिया होगा तो ठीक, खत्म। हाँ, लेकिन ये जो आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सबमिट करवाना है ना कोर्ट में, ये डिसीजन आने से पहले पहले करवाना है। अगर कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसके आर्बिट्रेशन की कोई तुक नहीं बनती, फिर तो फैसला हो गया ना। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट समझ आ गया? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में दो तरह की एग्जांपल है, प्रेजेंट डिस्प्यूट को भी रेफर किया जा सकता है, फ्यूचर को भी। ये बात समझ आ गई? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डन, जहां आर्बिट्रेशन होगी वहां आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा। बात समझ आ रही? जहां आर्बिट्रेशन होगी वहां आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा। अच्छा, इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाज़ होता है असल में, इसमें डिस्प्यूट राइज होते हैं जब कोई किसी की वफात हो जाए तो अमूमी तौर पे फैमिली में सब डिस्प्यूट राइज होते हैं कि अब्बा जी ने ये जायदाद तो मेरे नाम पे, हवेली मेरे नाम पे थी, दूसरा पर्सन कहता है नहीं ये हवेली मेरे नाम पे थी, ठीक है, दुकानों की तकसीम, इस तरीके से आपस में डिस्प्यूट राइज हो जाते हैं। तो इसलिए आर्बिट्रेशन में सम टाइम एक वर्ड यूज होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद वो पर्सन है जो कि इनहेरिट कर रहा है किसी डिसीज्ड पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, उस पर्सन के जो वाली वारसान है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर उसकी प्रॉपर्टी को कोई कस्टोडियन है, मैनेज कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में शामिल होगा। डन। पहली डेफिनेशन में क्या पढ़ी? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो पार्टी आपस में एग्री करेंगी। दूसरी डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तीसरी डेफिनेशन क्या है? अंपायर। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको सिस्टम बताना चाह रहा हूं। जब ये सिस्टम मैं बता दूंगा उसके बाद ये आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, 2 से 3 मिनट में आप ये सारे पॉइंट खुद बताएंगे। अभी एग्जांपल जरा गौर से सुनिएगा। 2 लोग हैं, उन्होंने आपस में सेल परचेज करनी है, लेकिन अक्लमंद आदमी, उन्हें पता है कि कोई भी डीलिंग हो उसमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है। उन्होंने जब सेल परचेज का एग्रीमेंट किया तो उसमें एक चीज लिखवा ली, क्या? अगर कभी हमारा डिस्प्यूट अराइज हुआ तो हम फैसला कोर्ट में जाके नहीं करवाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के जरिए से फैसला करवाएंगे। क्या ये बात लिखी जा सकती है? पहला, ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग तो नहीं है? नहीं, ओके, शाबाश, यही ला भी कहता है ये बात बिल्कुल लिखी जा सकती है। अगली बात, आर्बिट्रेटर का नाम लिखा जा सकता है कि वो आर्बिट्रेटर कौन होगा, कि ये बाद में फैसला होगा। आर्बिट्रेटर गैस करें, हो भी सकता है, नहीं, लेकिन बेहतर यही आर्बिट्रेटर का नाम लिख दिया जाए और उसकी तादाद लिख दी जाए। ये समझे कि लिख दिया जाता है। ये क्या किया जाता है? क्योंकि बाद में जो पहले तय हो जाए ना चीज, वो फिर भी अच्छे वक्त में तय कर ली जाए, बेहतर है। बाद में जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो एक का नाम दूसरा रिजेक्ट कर देता है, दूसरे का नाम पहला रिजेक्ट कर देता है। तो पहले नाम लिख दिए जाए, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, आर्बिट्रेटर्स की तादाद एक होनी चाहिए कि एक से ज्यादा भी हो सकती है? एक से ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा अच्छा है, अगर दोनों पार्टी किसी एक नाम पे एग्री कर जाए ना तो वो एक ही काफी है। लेकिन अगर एग्री ना करें तो
एक या दो या तीन आर्बिट्रेटर पार्टी एक ही होंगे और उतने ही आर्बिट्रेटर। तो याद रखिएगा आर्बिट्रेटर्स की तादाद एक भी हो सकती है। आर्बिट्रेटर का नाम लिख दिया जाएगा, पर्सनल नेम लिखा जाना चाहिए कि उनकी पोजीशन भी लिखी जा सकती है। जैसे आर्बिट्रेटर कौन होगा? चेयरमैन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स होगा आर्बिट्रेटर हमारा। क्या ये वैलिड आर्बिट्रेटर है? क्यों? इसका नाम तो लिखा ही नहीं, पोजीशन तो लिखी है, वो हमने पढ़ा था ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी, पेएबल टू चेयरमैन वैल्यू, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसमें एक ट्विस्ट है स्टोरी में। क्या? अगर तो आर्बिट्रेटर्स की तादाद एक या ऑड है फिर तो मसला कोई नहीं। क्यों मसला कोई नहीं? क्योंकि अगर एक है या तीन है या पांच तो मेजोरिटी की बेस पे फैसला होगा। आर्बिट्रेटर जब फैसला करे, भाई जज जब फैसला करते हैं, कोई तीन जज बैठे हैं तो हो सकता है ना कि एक कुछ और कह दे बात, दूसरा कोई और कह दे, तो कौन से वाला फैसला समझा जाता है अदालत का? मेजोरिटी का। सवाल यह है अगर आर्बिट्रेटर की तादाद इवन हो, अगर आर्बिट्रेटर्स की तादाद यानी 2 है या 4 है या 6, तो क्या होगा? तो आर्बिट्रेटर मिलके एक और आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, उसको बोलते हैं अंपायर। क्या बोलते हैं? अंपायर। एक है आर्बिट्रेटर, इसका मतलब है जब पार्टीज में डिस्प्यूट राइज हुआ तो पहले केस किसको रेफर किया जाएगा, पहला रेफरेंस किसको भेजा जाएगा? आर्बिट्रेटर्स को। आर्बिट्रेटर्स को दिए जाते हैं 4 महीने। अगर तो आर्बिट्रेटर 4 महीने के अंदर अंदर फैसला कर ले, ये 4 महीने किस लिए दिए गए हैं भला? ताकि क्विकली बिजनेसमैन के इश्यू रिजॉल्व हो, वो साल तक लटके ना रहे जैसे कोर्ट सिस्टम में होता है। तो 4 महीने में आर्बिट्रेटर फैसला कर लें, बहुत अच्छी बात। अगर आर्बिट्रेटर 4 महीने में फैसला नहीं कर सके, अगर आर्बिट्रेटर 4 महीने में फैसला नहीं कर सके तो फिर क्या होगा? केस किसको रेफर किया जाएगा? अंपायर को। अंपायर फिर 2 महीने के अंदर अंदर फैसला करेंगे। कितने अरसे में फैसला करेंगे? 2 महीने के अंदर अंदर। अब आर्बिट्रेटर और अंपायर में फर्क समझ आ गया? अच्छा याद रखें, आर्बिट्रेटर स्टार्ट में ही डिसाइड कर लिए जाएंगे, आर्बिट्रेटर, लेकिन केस इनको कब भेजा जाएगा? जब डिस्प्यूट अराइज होगा। उसी तरह केस को पहले आर्बिट्रेटर डील करेंगे, पहले अंपायर नहीं करेगा। अगर आर्बिट्रेटर बराबर बराबर हो जाते हैं, 2 वोट इधर 2 उधर 4, या 4 महीने गुजर गए फैसला नहीं हुआ, या 4 महीने से पहले आर्बिट्रेटर ने कहा हम किसी फैसले पे नहीं पहुंच सकते, फिर क्या करें? अंपायर को फैसला दे दें। आर्बिट्रेटर कौन है समझ आ गया? अंपायर कौन है समझ आ गया? हाँ। तो अगर आर्बिट्रेटर किसी फैसले पे ना पहुंच सके तो फिर एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है, इससे क्या? अंपायर। अच्छा याद रखिएगा, आर्बिट्रेटर को कौन अपॉइंट करता है भला? पार्टीज। और अंपायर को कौन अपॉइंट करता है? आर्बिट्रेटर। आखिरी सवाल, फिर उसके बाद वो कंसेप्ट्स की तरफ चलेंगे। अगर आर्बिट्रेटर या अंपायर कोई फैसला दे दे, उस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है कि नहीं? जाया जा सकता है, करेक्ट। चलिए अब जरा इधर, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के असूल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के असूल। पूरा अटेंटिव हो जाए ना, 10 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है? फुली अटेंटिव होना पड़ेगा। अगर आधा ध्यान इधर आधा उधर हुआ तो फिर 10 नहीं 15 मिनट लगने हैं। तो बताइए 10 मिनट के 15 मिनट? 10 मिनट पूरा अटेंटिव हो जाइए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की प्रोविजन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के असूल, अगर कुछ एग्री नहीं करते आप लोग आपस में तो फिर ये असूल अप्लाई होंगे। पहला असूल क्या है? आर्बिट्रेटर कितने होंगे? अगर कुछ एग्री नहीं करते, हाँ अगर एग्री करने, जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रूल था ना कि रेशो जो मर्जी डिसाइड कर ले, लेकिन अगर आप कुछ भी रेशो डिसाइड नहीं करते तो वो क्या होगी? इक्वल। उसी तरह आर्बिट्रेटर, आप चाहे तो 50 आर्बिट्रेटर एग्री कर लें, 25 एक पार्टी के 25 दूसरी पार्टी के, ला कहते हैं मेरे को मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी एग्री नहीं किया तो आर्बिट्रेटर कितने होंगे?
एक होंगे। ठीक है, क्या एम्पायर की अपॉइंटमेंट हर केस में लाजमी होगी? नहीं। कब होगी? जब आर्बिट्रेटर्स की तादाद इवन होगी, 2, 4, 6। क्यों? क्योंकि इवन में खतरा है कि वो आधे इधर, इसलिए अंपायर जो है उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। इरिवोकेबिलिटी, एक दफा आपका केस आर्बिट्रेटर के पास चला गया, फिर जब तक वो फैसला नहीं करेगा उसको चेंज नहीं कर। आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी इरिवोकेबल है। आप आर्बिट्रेटर को एक दफा अपॉइंट करके उसने केस सुनना शुरू कर दिया, उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते सिवाय कोर्ट की इजाजत के। अगर चेंज करना है तो कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी, वरना उसे चेंज नहीं कर सकते। अथॉरिटी नॉट रिवोकेबल विदाउट। फिर क्या? अवार्ड टाइम में, अवार्ड का मतलब फैसला, अवार्ड का मतलब क्या है? फैसला। ये जो फैसला करना है, मुझे बताइए आर्बिट्रेटर ने कितने अरसे में करना है? 4 महीने में, 4 months। हाँ, बाज़ औक़ात कोर्ट ना एक्सटेंशन दे देती है। अच्छा, अगर आर्बिट्रेटर 4 महीने में फैसला नहीं कर सके तो किसके पास? या फैसला किया बराबर बराबर हो गया, मतलब कि फैसला नहीं हुआ, फिर अंपायर कितने अरसे में फैसला करेगा? 2 महीने। हाँ, अगर कोर्ट इजाजत दे दे, टाइम एक्सटेंड करते तो कोर्ट तो कर ही सकती है ना कुछ भी। मुझे बताइए, क्या पार्टी की जिम्मेदारी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो उनको प्रेजेंट करने हैं? बिल्कुल। आर्बिट्रेटर ये कह सकता है, भाई ए कस्टमर, और तुम्हारे पास रसीद है, मोबाइल खरीदा था, रसीद है, लाओ रसीद। सेलर से पूछेंगे, भाई तुम भी तो रसीद काटते हो, तुम्हारे पास भी कॉपी लगाओ, जरा हमें पता चले बाकी आप ही की दुकान से मोबाइल खरीदा, जरा इस मोबाइल का IMEI नंबर वगैरह चेक कर ले। क्या जो रिकॉर्ड है पार्टीज के पास वो आर्बिट्रेटर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा? ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो उस रिकॉर्ड को प्रेजेंट शेयर करें। जो फैसला दिया वो क्या होगा? फुल एंड फाइनल। अच्छा, फुल एंड फाइनल का मतलब यह है कि अगर पार्टी कोई इतराज नहीं करती तो उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, लेकिन अगर इतराज करती हैं तो फिर वो अपील फाइल कर सकती है। फुल एंड फाइनल का ये मतलब नहीं है, बाइंडिंग डिसीजन का ये मतलब नहीं है कि वो कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर यही फैसला आखिरी फैसला समझा जाएगा। कॉस्ट एलोकेशन, क्या आर्बिट्रेटर ये फैसला भी कर सकता है कि कॉस्ट कैसे एलोकेट होगी? कॉस्ट का मतलब क्या है? भैया दुकानदार, वो तेरे को अकल नहीं है, तेरा मोबाइल खराब था, वो देख जरा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, पता चल रहा है, और तूने उस बेचारे को चक्कर लगा दिया 3, उसको बहाने बना के। चलो उसका जो भी खर्चा हुआ ना, ये चूंकि नाजायज केस था, तुम्हारी गलती थी, तो अब जो उसके आने जाने के चक्कर लगे ना बिला वजह तुम्हारी वजह से, उसको खर्चा अदा करो, दो उसको 275 रुपए। काश ये क्या है का? आर्बिट्रेटर क्या सिर्फ मेन केस का फैसला करेगा कि अगर किसी पार्टी का खर्च हुआ है, इनोसेंट पार्टी का, वो कास्ट रिकवरी का ऑर्डर भी कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट था, वो यहां पे मुझे नजर नहीं आ रहा, वो क्या था कि अल्टरनेट कंडीशनल या अल्टरनेट डिसीजन कर सकता है, वो है ना, ऐसे ना करें आर्बिट्रेटर। 1 मिनट है रे, हाँ, कंडीशन या अल्टरनेट ऑर्डर हो सकता है, ये लिखा नहीं हुआ, पावर ऑफ डायरेक्टर, अच्छा सॉरी, पावर ऑफ आर्बिट, ओके चले ठीक है। प्रोविजंस समझ आ गई सारी? सच सच बताना है, कोई मुश्किल चीज थी इसमें? पढ़ते जाए समझ आती जाती है। कितना टाइम हुआ? 5 मिनट। 5 मिनट में निमट गया ना? बाकी कितने रह गए थे? 5 नहीं, 10 में से 5 लेके 2 नहीं होते, बाकी 5 मिनट रह गए हैं। डेफिनेशन समझ आ गई? ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, एग्जाम में नहीं पूछेगा, डेफिनेशन पूछ सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन पूछेगा, बता देंगे। आर्बिट्रेशन, एम्पायर, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? केस सबमिट करवाना। वैसे नहीं, वजीर आला, वजीर आजम को रेफरेंस भेज दिया गया, रेफरेंस भेज दिया, कभी सुना है आपने? रेफरेंस का मतलब क्या है? केस सबमिट करवाना, केस सबमिट करवाना। चीफ जस्टिस को भी रेफरेंस भेज दिया गया है तफ्तीश का, सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी। पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर या एम्पायर, क्या आर्बिट्रेटर या एम्पायर की पावर है? आपने मुझे यह बताना है कि जज की पावर ज्यादा होती है कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर की पावर ज्यादा है, या तकरीबन एक बराबर है? सुन ले पहले,
आर्बिट्रेटर की पावर है क्या? एडमिनिस्टर ओथ। एडमिनिस्टर ओथ का मतलब क्या है? वो लोग हल्फ ले सकता है, ए भाई कसम खा, जो कहूंगा सच के सिवा, ये है ओथ, ये है ओथ। ओथ ले सकता है, पार्टी को कह सकता है भाई कसम खाओ, अंडर ओथ बयान दो जो तुमने देना, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरोगेट पार्टीज, क्या पार्टी से सवाल जवाब कर सकता है? भाई तुमने मोबाइल कब लिया था, घर कैसे गए थे, मोबाइल कहीं पानी में तो नहीं गिराया, ठीक है, ये चीजें। और सेलर से पूछा भाई तुम्हारे किसी दूसरे, तुमने 100 सेट बेचे हैं इस मॉडल के, दूसरे सेट्स में कंप्लेन आई कि नहीं आई? उसने कहा हाँ 6-7 और सेट में इसी तरह की कंप्लेन आई थी। उसने कहा पकड़ लिया तुझे। इंटेरोगेशन कर सकता है कि नहीं आर्बिट्रेटर? गिव कंडीशनल या अल्टरनेट अवार्ड, इसका मतलब क्या? जो अवार्ड का मतलब क्या है? फैसला। फैसला कंडीशनल भी दे सकता है, अल्टरनेट भी। कंडीशनल अवार्ड क्या होता है? ए बायर मुबारक हो, फैसला तुम्हारे हक में आया है, लेकिन कंडीशनल फैसला है। क्या? अगर तुमने जो हमें इनवाइस दिखाई है ना मोबाइल खरीदने की, वो व्हाट्सएप पे दिखाई है, ओरिजिनल इनवाइस ले आओ तो तुम्हें हम फैसला लिख के देते हैं तुम्हारा मोबाइल रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है? अगर ओरिजिनल इनवाइस लेके आओगे। ये क्या फैसला है? अल्टरनेट अवार्ड क्या होता है? भैया ठीक है तुमने इनवाइस हमारे ओरिजिनल दिखा दी, फैसला तुम्हारे हक में मुबारक हो, लेकिन फैसला है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है? तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब यही होता है ना, या ये कर लो या ये ऑप्शन, चाहे मोबाइल की रिपेयरिंग करवा लो, चाहे नया मोबाइल ले लो। ये कहेगा सर जी नया मोबाइल लेने को दिल तो कर रहा है, लेकिन इसमें मेरा डाटा सारा स्टोर हो चुका है, ठीक है, अब मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता, इसको रिपेयर ही करवा दे, लेकिन रिपेयर जल्दी जल्दी करवा दे, कोड का फिक्र ना करो, अभी बैठो घंटे में मोबाइल रिपेयर हो जाता है। ये अल्टरनेट, समझ गए? चाहे रिपेयर करवा लो चाहे नया। और लास्ट है सीक कोर्ट्स लीगल ओपिनियन। अगर मैटर कोई कम्प्लेक्स नेचर का हो, आर्बिट्रेटर को समझ ना आ रही हो, आर्बिट्रेटर कोर्ट से हेल्प ले सकता है। मिलॉर्ड एक्सप्लेन कर दे जरा, मुझे समझ नहीं आ रही इस लाइन की, क्या ये बड़ी मुश्किल लाइन लिखी हुई है। जज कहता है तुम्हें मुश्किल लगती है, हमारे यहाँ तो रोज ये लाइन इसी तरह बोली पड़ी जाती है। इसका मतलब ये है, क्या कोर्ट से किसी मुश्किल मैटर्स के ऊपर ओपिनियन लिया जा सकता है? गाइडेंस ले सकता है आर्बिट्रेटर, बिल्कुल गाइडेंस ले सकता है। करेक्ट क्लैरिकल एक्सीडेंट या अवार्ड एरर, लिख रहे थे कि इसके बदले में एक मोबाइल जो है वो नया मोबाइल, पुराने मोबाइल के बदले में एक अदद नया मोबाइल बायर को दिया जाए। एक लिखना था 1.00, वो गलती से पॉइंट नहीं लिखा गया, वो हो गया 100 मोबाइल दिए जाए। अब बताइए, अब जब साइन स्टैंप हो गए तो आर्बिट्रेटर कहने लगा है तो वैसे गलती, क्लैरिकल गलती, लेकिन क्या करें बॉर्डर पे साइन हो चुके हैं, तो जब एक दफा साइन हो जाए ना फिर वो ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। चलो सेलर अब तुम 100 मोबाइल दो। ऐसा होना चाहिए कि अगर क्लैरिकल एरर है फैसले में तो फैसला बदल सकता है, फैसला बदल सकता है, लेकिन कब बदलेगा? जब उसमें क्लैरिकल एरर होगा। क्या होगा? टाइप करने में, क्योंकि फैसला आपको पता है सुनाता जज है, लिखता कोई और है। उसको क्या कहते हैं? मुहर्रर तो थाने में होता है, उसे कुछ और कहते हैं, स्टेनोग्राफर कहते हैं, नहीं मुंशी नहीं को कुछ कहते हैं उसको लीगल टर्म में, नहीं मुंशी नहीं कहते उसको, चले जो भी कहते हैं। तो जो बंदा फैसले करा टाइप राइटर पे ठक ठक, वो फिल्मों में देखा होगा ना आपने, वो जज बोल रहा था वो ठक ठक पता नहीं क्या कर रहा। हाँ जी, तो वो अगर गलती कर दे लिखने में, करेक्ट भैया, क्लर्क, बिल्कुल ठीक है क्लर्क। क्या किसी को बाय पोजीशन अपॉइंट किया जा सकता है थर्ड पार्टी को? जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चेयरमैन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी वैलिड है, बाय नाम अपॉइंट कर दे, वो भी ठीक है। और लास्ट कंसेप्ट क्या है? ड्यूरिंग लॉ सूट, क्या केस चल रहा है, पहले से कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं हुआ था, केस चल रहा है, क्या चलते केस में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकता है? कि पहले एग्री हो तभी हो सकता है, वरना नहीं, चलते केस में भी हो सकता है। लेकिन ये कब करना है चलते केस में आर्बिट्रेशन? फैसला होने से पहले। ऑनगोइंग केस में पार्टीज आर्बिट्रेशन को ऑप्ट कर सकती हैं, लेकिन बिफोर जजमेंट। फैसला करें, कोर्ट में अप्लाई करें, सर ये हमारा फैसला है, आपसे दरखास्त है हमारा केस बंद कर दें, 2.5 साल हो गए, बहुत है, हम आपस में एग्री कर लेते हैं। क्या जज कहेगा बस ये तो पहले ही समझाया था तुम्हें,
उसको क्या एतराज होना है, पार्टी आपस में राजियत हो। भाई कुछ समझ आया? बताइए कौन सा वाला पार्ट मुश्किल था, मनी लॉन्ड्रिंग वाला कि आर्बिट्रेशन वाला? कोई भी नहीं था। तो आप अभी क्लब तो इतना रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग वाला मुश्किल नहीं था। चले तो आज हमारा लेक्चर 3 हिस्सों में गया, पार्ट ए बी सी। मनोरंजन आ गया आपका? शाबाश। पार्ट ए में हमने क्या सीखा? चेक, वो भी इजी था। फिर पार्ट बी में सीखा मनी लॉन्ड्रिंग, वो थोड़ा सा टेक्निकल था, पता नहीं आपको क्यों नहीं लगा, वो थोड़ा सा था। और पार्ट सी क्या है? आर्बिट्रेशन, ये भी मुश्किल निकले। इसमें डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अहम है? डेफिनेशन और प्रोविजन। डेफिनेशन और पावर्स भी है। पावर्स ने 2-3 दफा पूछा हुआ, पावर्स भी। क्लियर जी? चलिए कल आपकी रूटीन टाइम पे क्लास होगी, रूटीन ड्यूरेशन के साथ। आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।